जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। बात शुद्धि की है और शुद्धि में भी व्यवहार शुद्धि की बात चल रही है। विगत दिनों मैंने कहा था कि व्यवहार शुद्धि में मधुरता, विनम्रता, सात्विकता और मिलनसारता ये हमारे व्यवहार के आधार हैं। विगत 2 दिनों में हमने मधुरता और विनम्रता का पाठ पढ़ा। आज क्रम है सात्विकता का। सात्विकता का मतलब क्या है? जो सतो गुण प्रधान, जो सिंपल और सोवर हो। हमारे सामने 2 तरह के लोग हैं। एक वे जो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, दूसरे वे जिसमें बहुत तड़क भड़क दिखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों तरह के व्यक्तियों में आप पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, सही बोल रहे हो? जो सिंपल है उसका प्रभाव ज्यादा है। सिंपल आपको प्रभावित करता है ना? तो जब आपको ये पता है कि सिंपल मुझे प्रभावित करता है, तो आप तड़क भड़क पसंद क्यों करते हैं? सात्विक बन जाओ, तुम्हारा व्यवहार अपने आप निखर जाएगा। जो असर सादगी में है वो चमक दमक में नहीं है। तो सात्विकता का संबंध है हमारी समग्र जीवन शैली से। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक पहनाव, सब कुछ सात्विक। भूषा सात्विक, भोजन सात्विक, भाषा सात्विक। मैं कह रहा था, हमें अपनी भूषा, भाषा, भोजन और भाव सब में सात्विकता का पुट रखना चाहिए। आज के समय में सब कुछ धीरे धीरे असात्विक होता जा रहा है। उसकी वजह है हम अपनी मौलिक पहचान को खो रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक निष्ठा की दुर्बलता के कारण हम पाश्चात्य परंपरा के प्रति तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं भूषा से। भूषा यानी आपके वस्त्र। आजकल लोग जब कपड़े पहन करके आते हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि कपड़े पहन क्यों रहे हैं। अंग ढांकने को कि अंग दिखाने को? हाँ? हो क्या रहा है? अब आप बताइए, क्या उसे सात्विकता की श्रेणी में रखा जा सकेगा? क्या पहनना नहीं पहनना तुम जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इतना तो जरूर मैं कहूंगा कि पहनाव तुम्हारी पहचान बनता है। सात्विक तरीके से पहनो। सजने संवरने का निषेध नहीं है।
लेकिन भौड़ेपन का प्रदर्शन भी कभी उचित नहीं है। आजकल महिलाओं के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, पुरुषों के बढ़ते हैं। क्यों? देखिए, बहुत कम लोगों का इस विषय पर ध्यान जाता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये परिवर्तन एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी सोच को बदलने के लिए हमारे पहनाव को बदला गया, हमारे सामाजिक मूल्य बदल गए। पहले मूल रूप से दो पहनाव था, धोती कुर्ता और साड़ी। इसमें क्या था? प्रेम, परस्परता और बंधुत्व का मूल्य पलता था। क्यों? धोती और साड़ी में फिटिंग की कोई चक्कर नहीं। वही साड़ी सास पहन ले, वही साड़ी बहू पहन ले, वही देवरानी पहन ले, वही जेठानी पहन ले। वही धोती पिता पहन ले, वही धोती पुत्र पहन ले, वही भाई पहन ले, है ना? एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता था, परस्परता के भाव पुष्ट होते थे। तो दिमाग लगाया, इससे हमारा धंधा कमजोर पड़ेगा। 4 आदमी और एक में काम ठीक नहीं, कुछ ऐसा तरकीब निकाला जाए कि 4 के लिए 8 की जरूरत पड़ जाए। तो फिर पैंट आ गए और आप लोगों के लिए सूट आ गए। अब उसमें तो फिटिंग्स है ना, बोलो, वहां तो एक दूसरे का नहीं चलेगा। और फिर देखो, यहां फिर जो सास बहू के बीच का संबंध था टूट गया, एक को 2 कर दिया। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना पर कितना तीखा प्रहार है, शायद कोई नहीं समझते। आपने इसे केवल फैशन और ट्रेंड के नाम पर एक्सेप्ट किया। फिर देखो, सूट आया तो धीरे से उसमें एकदम से साड़ी नहीं उतरी, पहले सूट आया तो फिर आपके लिए दुपट्टा आया, आंचल ढकते रहे, कोई बुराई नहीं है। फिर दुपट्टे को धीरे से क्या किया, सिर से हटा के कंधे पे रखा, धीरे से सिर से हटा के कहाँ रखा, कंधे पे, और फिर कंधे से उतार कर फेंक दिया। आपको पता ही नहीं लगा, आपको पता ही नहीं लगा कब चीजें आपसे खिसक गई। ये सब पश्चिमी सोच का कुप्रभाव है। परंपरागत परिधान हमारी अलग पहचान बनाते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कोई स्त्री यदि भारतीय परिधान में सज संवर कर आती है तो उसमें कैसा रूप दिखता है? क्या बोले? देवी का दिखता है ना। उसमें माँ और बहन का रूप भी दिखता है, उसमें देवी का रूप दिखता है। और वही कोई जीन्स और टॉप पहन कर आए तो बोलो, आप खुद से सवाल कर लो, क्या दिखता है? पहनाव से पहचान बनती है। अपने व्यवहार को निर्मल बनाना है तो अपने पहनाव पर ध्यान रखो। आज भारत के लोग अपनी पहचान को दिनों दिन खंडित करते जा रहे हैं, जबकि जो भारतीय पश्चिम में बसे वो विशुद्ध भारतीय बनते जा रहे हैं। वे आज भी अपने मामले में दृढ़ हैं। मेरे पास अमेरिका से एक आई थी, अर्थशास्त्री थी, बहुत बड़ी, अमेरिका सीनेट से भी जुड़ी हुई थी। उससे मैंने एक दिन पूछा, युवा थी, मैंने पूछा, ये बताओ वहाँ के यंगस्टर्स कैसा सोचते हैं? बोले, महाराज जैसा यहाँ के लोग 50 साल पहले सोचते थे। मैं सुन के हैरान रह गया
कि वहाँ के भारतीय यंगस्टर्स कैसा सोचते, बोले जैसा यहाँ के लोग आज से 50 साल पहले सोचते थे। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी हम लोग वहाँ जाकर विशुद्ध भारतीय हो गए हैं, हमें वहाँ जाने से पता लगा कि वाकई में भारत की क्या खासियत है, भारत की क्या पहचान। महाराज हम लोग भारतीय परंपरा को पूरी तरह अपनाना चाहते हैं। बोले महाराज जी हम भले रोज़ मंदिर नहीं जा पाते, 15 दिन 1 महीने में जाएंगे तो हम जितनी भी महिलाएं साड़ी पहन करके जाना पसंद करते हैं, सिर ढक करके जाना पसंद करते हैं, बड़ों के पांव छूने में अपना गौरव महसूस करते हैं। ये जो 50 साल पुरानी यहाँ की परंपरा थी महाराज, आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पर मुझे आश्चर्य होता है यहाँ के लोगों को देखकर कि ये सब भूलते जा रहे हैं। क्या है? मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनका बेटा पढ़ाई किया और लंदन की एक बड़ी कंपनी में जॉब किया। 2 साल के भीतर उस कंपनी के मालिक ने उसको प्रमोट कर दिया और सीईओ बना दिया। 2 साल में एक साधारण लड़के को सीईओ, और सीईओ बनाया तो उसको जब बुला करके बोला कि मैं तुम्हें सीईओ बनाना चाहता हूं, और उस समय जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। बोला मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि मुझे तुम में भारत के दर्शन होते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं क्योंकि मुझे तुम में भारत के दर्शन होते हैं। तुमने आज भी अपनी पहचान को बनाए रखा है, इसका मतलब तुम अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ हो, और जो अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होता है वही आगे कुछ कर पाता है। उसने उसे अपना सीईओ बना दिया। वहां रह करके भी वो अपना जैसे रहता था वैसी वो अपने भारतीय स्वरूप में ही प्रस्तुत होता, अपने हाथ से बनाता खाता। आजकल लोग दूसरे को प्रभावित होने के लिए उसकी नकल करते हैं। नेहरू जी कहा करते थे कि तुम किसी विदेशी के पास सूट पहन के जाओगे तो वो तुमसे अच्छा सूट और टाई पहन के आ जाएगा, लेकिन धोती और कुर्ता पहन के जाओगे तो कभी नहीं पहन पाएगा, क्योंकि उसको पहनना ही नहीं आता। तुम अलग दिखोगे, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाए, है ना। तो अपनी पहचान अपने पहनावे में है कि नहीं है? तो क्या करना, हाथ से पहनावा में सात्विकता रखनी है। कम से कम फटीचर बनने से बच जाओ भाइयों। तुम लोग जो फटे जीन्स पहनते हो, क्यों पहनते हो? बोलो काय का फैशन है? बोलो किस चीज का फैशन? किसने ये फैशन चलाया? अरे और बोलते फटे हुए और महंगे मिलते हैं। सोच, मैंने क्या शब्द कहा? फटीचर। अच्छा शब्द नहीं माना जाता। आप क्यों बन रहे हैं ऐसे? सोच बदलिए। और एक बात और सलाह देता हूं, पहनाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए पुरुषों से कहूंगा कम से कम साल में 10 दिन धोती पहनो, कुर्ता पहनो। कुर्ता पजामा नहीं, धोती कुर्ता पहनो। तुम अलग पहचाने जाओगे भी धोती पहने हो कि नहीं। क्यों हंसेगा? हमारे पास है, क्या नाम उसका, राज मेहता। 21 साल की उम्र में भारत का सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर बनने का जिसको श्रेय मिला। कई बार हमारे मंच पे आया, देश विदेशों में घूमता है और महीने में 3 दिन 24 घंटे धोती दुपट्टा पे ही रहता है। एम्बेसीज में जाता है तो धोती दुपट्टा में जाता है। और मैंने उससे पूछा, बोला महाराज मुझे अतिरिक्त सम्मान मिलता है। तुम अपने अंदर हीनता क्यों बहते?
तुम्हें गौरव होना चाहिए ना। शुरुआत करो। पंडित जी कहेंगे तो पंडित जी कहना का बुराई क्या, लुच्चा लफंगा थोड़ी कहेंगे। बाबा कहेंगे तो अच्छा है ना भाई, लुच्चा लफंगा तो नहीं कह रहे हैं, चोर बदमाश तो नहीं कह रहे हैं, गुंडा मवाली तो नहीं कह रहे हैं। सोचने की बात है ना। अपनी पहचान बनाइए, है साधारण सी बात, पर मानसिकता पर गहरी छाप पड़ती है। अपनी भूषा करना चाहेंगे आप लोग महीने में एक दिन, दिन भर पहनना है। हमें धोती कुर्ता पहनना है, दुपट्टा के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहनो। आज भी आप अपने सारे मांगलिक कार्य धोती दुपट्टा में करते हो, पूजा पाठ धोती दुपट्टा में करते हो, गृह प्रवेश करते हो धोती दुपट्टा पहनते हो। इसको तो पहनने में गर्व होना चाहिए। बनाओ मन। कोविड के बाद तो महिलाओं की साड़ी बहुत तेजी से उतर गई। कम से कम इतना सोचो कि हम मंदिर आए, हालांकि मैं नियम नहीं बलवाता, नहीं तो उसमें बड़ा कई जगह नियम बना दिए गए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि बिना साड़ी के मंदिर में महिलाएं नहीं आएगी, तो उसका नतीजा ये निकला कि नई बहुएं आना ही बंद कर दी। तो भैया जाओ कैसे भी जाओ, लेकिन एक खुद के मन से सोचो मुझे क्या पहनना है, तय करो। भूषा। पहले लोग मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखते थे, आजकल सब छिन्न भिन्न हो गया। दुष्यंत कुमार की ये दो पंक्तियां मुझे याद आ रही। जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है। पहले लिहाज ही सब कुछ ढांक देता था, अब लिबास में भी लोग नंगे हैं। लिहाज खंडित होते ही मर्यादाएं टूटती है, और जहां मर्यादाएं खंडित होती है सात्विकता समाप्त हो जाती है। अपनी सोच को बनाइए। मैं आपके कंफर्ट में कोई दखल नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान बनाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अभी दक्षिण भारत के लोगों से प्रेरणा लीजिए। बड़े बड़े एक्टर आज भी वो सफेद लुंगी में ही घूमते हैं। हाँ, घूमते हैं कि नहीं घूमते? पी चिदम्बरम तो संसद भी लुंगी पे ही आते थे। अभी के नेताओं का मुझे पता नहीं। थालापति क्या पहनते हैं? हाँ, पहनते ना, आते आज भी पहनते। दक्षिण भारत में आज भी है। उत्तर के लोग ज्यादा होशियार हो गए। आप बताइए, अभी बोला कि शर्म आएगी, बोलो। जो मैं बोल रहा हूं तो सुनो बाबा, वो तो पहनते ही हो तुम। कुर्ता पैजामे में तो बाबा ही नहीं है। अलग दिखो सबसे, भीड़ की तरह मत चलो। भीड़ से अलग चलोगे तो सबकी नजर तुम पर आएगी। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ में अलग पहचान बनाना सीखो। जीवन तब अच्छा होगा। तो सात्विकता पहनाव में, भूषा में। दूसरा क्रम है सात्विकता भोजन में। भोजन की सात्विकता की चर्चा मैं आगे करूंगा। दूसरा क्रम, आपको अपने भाषा में सात्विकता बहुत जरूरी है। स्तरहीन शब्दों का प्रयोग करने से बचिए। मैंने पहले भी कहा है,
आजकल जिस तरह की गाली गलौज युक्त भाषा का प्रयोग होने लगा है, ये पागलपन की पहचान बन गया है। अभी जो चीजें वायरल हुई है, आप उसमें सहमति व्यक्त करेंगे? ये किसके लक्षण हैं? ये स्तरहीनता का निकृष्ट उदाहरण है। हमें तो अबे तबे भी नहीं बोलना चाहिए, रेकार और तुकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और अब तो खुल्लम खुल्ला गाली गलौज, ये किसके लक्षण है? एक अच्छे नागरिक के पहचान नहीं है, एक अच्छे मनुष्य के लक्षण नहीं है। ऐसे परिवेश से अपने आप को दूर रखिए, बचा कर चलिए। मुझे अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है, और जिनकी भाषा नियंत्रण विहीन है उनसे अपने आप को बचा के रखना है। माहौल ही ऐसा हो गया। एक युवक ने कहा, महाराज जी कॉलेजेस का माहौल ऐसा गंदा है कि गाली गलौज ने कहे तो लोग उनको बैकवर्ड कहते हैं, पंडित जी कहने लगते हैं। बताओ, पढ़ने के लिए गया कि गाली सीखने के लिए गया? एक लड़का जो 12th तक बाजार का पानी नहीं पिया, कभी मुख से किसी को ऊंचे स्वर में कुछ नहीं बोला, गाली तो बहुत दूर की बात। इंजीनियरिंग करने के लिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां से आने के बाद ऐसी गंदी गंदी गाली निकालने लगा कि पूछो मत, और शराब भी पीना शुरू कर दिया। एक दिन जब मुझसे मिला, मेरे प्रवचन के बाद मेरे पास आया। संस्कार तो थे, और हमेशा ध्यान रखना संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। राख से दबी अग्नि की तरह, वो ढकी अग्नि की तरह दबे रहते हैं, लेकिन वक्त पाकर फिर प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी सी भूख मिलती, प्रवचन में वो थोड़ा उद्वेलित हुआ, और प्रवचन के बाद मेरे पास आया, बोला महाराज जी मेरा मन कचोट रहा है, आज आपने मुझे हिला दिया। महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई, ऐसी गलतियां जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब पूछा तो उसने अपनी आप बीती बताई। मैंने कहा तेरे साथ ये सब हुआ कैसे? बोले महाराज कॉलेज में गए तो कॉलेज में सब ऐसे ही करते, मैं नहीं बोलता तो मुझे लोग तरह तरह से टोंट कसते थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा चलो अपने को थोड़ा एडवांस बनना है, तो मैं भी गाली गलौज करने लगा। और फिर महाराज जी मुझे शुरुआत में उनने बियर के ग्लास में पानी पिलाया, और बियर के ग्लास में पानी पिलाने के बाद 1-2 बार 2-4 बूंद बियर डाल करके पिलाया। फिर मेरे मन में भी आ गया कि थोड़ा एंजॉय करके तो देखूं। सो महाराज 10-5 बार मैंने भी शराब पी ली। ये माहौल है, बोलो युवाओं, है ना यही हाल? कहाँ जा रहे हैं हम धर्म और अध्यात्म की बातें करते हैं, पुण्य पाप की बातें करते हैं, संस्कारों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की दिशा क्या है हमें सोचना है। क्या हम अपने आप को इनसे अलग नहीं कर सकते हैं? क्या सब कोई उसी माहौल में ढलने के लिए बाध्य है? अगर सब ऐसे ही ढलते जाएंगे तो अब तो बंटाधारी होगा ना। हमें ढलना है कि संभलना है? तो क्या करना है? ऐसे वातावरण से निकलना है। हट जाओ, जहां तुम्हारे संस्कार छूटे, जहां तुम्हारी मर्यादा मिटे, जहां तुम पर दाग लगे और जहां तुम पर आंच आए, वहां से दूर हो जाओ, हट जाओ, कोई जरूरत नहीं है। दुर्लभ मनुष्य जीवन है, पवित्रता से जिए, तब हमारे भाव भी अच्छे होंगे। अन्यथा सब कुछ यूं ही तहस नहस होता जाएगा, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो भूषा सात्विक,
भोजन सात्विक। आजकल खान पान सब बीमारी के शिकार हो रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड। अब शाकाहार और मांसाहार की बात तो दूर की है, शाकाहारियों में भी जिस तरह का खाना आप खा रहे हैं, क्या वो आपके शरीर के अनुकूल है? कितनी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं आप। 35 प्लस वाले लोग ज्यादातर डायबिटीज के शिकार हैं। डायबिटीज तो महामारी का रूप ले रही है, मोटापा एक बड़ी बीमारी बन रही है, शरीर का सत्व कमजोर हो रहा है। क्यों? आपका खान पान तेजी से बिगड़ा है। आज चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसको लिवर सोरियासिस, चाहे जिसको किडनी की बीमारी और चाहे जिसको हार्ट अटैक, इन सब की मूल वजह क्या है? बोलो। आप कभी भी खा रहे, कुछ भी खा रहे। भोजन हम किस लिए करते हैं? पहले तो ये सवाल करो। आप भोजन करते हो, क्या खाना है मैं नहीं बोलता, आप अपने मन से पूछो जो आप खा रहे क्यों खा रहा हूं? खाने के लिए खा रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? भूख होने पर खाओ, बिना भूखे क्यों खा रहे हो? बताओ, आपकी पेट्रोल की गाड़ी हो, पेट्रोल इंजन वाली, उसमें डीजल या केरोसिन भरना चाहोगे क्या? हाँ, भर दो। ऐसे बेवकूफ़ी करोगे? महाराज क्या समझ रखे, पढ़े लिखे हैं, है ना? आप लोग पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोलो। हाँ, सब पढ़े लिखे हो पक्का? तो मैं मान के कह सकता हूँ कि पेट्रोल के इंजन में केरोसिन डालने की भूल आप कभी नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? तो फिर अपने भीतर भी सोचो, ये पेट्रोल की इंजन नहीं, सुप्रीम पेट्रोल की इंजन है। हवाई जहाज से चल उड़ाने वाला पेट्रोल चाहिए इसमें। इसमें क्या डाल रहे हो? क्या डाल रहे हो? उसे कचरा घर बना रहे हो, जो चाहे खाए जा रहे हो। विवेक तो रखो, उसमें विवेक अंदर से जगना चाहिए। कुछ भी खाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। कुछ भी खाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। विचार करके खाना चाहिए। आप खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? पहला सवाल। अच्छे से जिए। आप खाओगे तो पेट को उसे पचाने में शक्ति लगानी पड़ेगी कि नहीं? तो हमारा दिमाग में उसमें लगेगा कि नहीं? शरीर को श्रम करना पड़ेगा कि नहीं? तो अतिरिक्त खाने से पूरा शरीर उस खाने को पचाने में व्यस्त होगा कि नहीं? और जो चीज़ें बच जाएगी वो हमारे शरीर में टॉक्सिन बन करके जमेगा कि नहीं? तो फिर हमारा काम प्रभावित होगा कि नहीं? तन भी प्रभावित होगा, मन भी प्रभावित होगा और आत्मा तो प्रभावित होगी ही होगी। तो उस पर उतना ही लोड दीजिए ना। अभी खाना खा करके आया और फिर किसी ने ऑफर किया, फिर खा लिए। फिर किसी ने कुछ कहा, फिर खा लिए। अरे पेट है कि लेटर बॉक्स का डब्बा जिसमें लिफाफा भी चल जाए, अंतर्देशी भी चल जाए, पोस्ट कार्ड भी डाल जाए, सब चलना डाल दो। क्या है? क्या कर रहे हो आप? विचार होना चाहिए ना। इस संदर्भ में मैं कल विस्तार से करूंगा, लेकिन समझदार होने की पहचान बनाइए। एक बार मेरे पास आजकल के पढ़े लिखे बेवकूफ लोग कैसे होते मैं बता रहा हूं। मेरे पास कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स युवा बैठे थे। 8 युवक थे, 8 सीए थे। उनमें 2-3 के दांत देख के मुझे लगा ये लोग गुटखा खाते। एक की जेब में मुझे गुटखा का पाउच मिल गया। मैंने उससे कहा, भैया तुम्हारे जेब में क्या है?
अब वो सख्चाते हुए पाउच निकाला। हमने कहा तुम लोग पढ़े लिखे हो? अब क्या बोले, सीए है? बोले हाँ। हम बोले देखो इसमें क्या लिखा है, गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। एक ने पढ़ा, हम बोले तुम पढ़े लिखे हो ना? अब क्या जवाब दे? जब स्पष्ट शब्दों में लिखा है गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है और अनपढ़ के लिए बिच्छू भी बना हुआ है। हमने कहा फिर जब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या अर्थ? अपने बाबूजी का रुपया क्यों खराब किया तुमने? इससे अच्छे तो अनपढ़ ही रहते। बोलो, सरकार किसके लिए लिखी है चेतावनी? वैधानिक चेतावनी, इंजीनियर्स फॉर हेल्थ। ये किसके लिए लिखा है? आपके लिए ना। तो फिर जानकर भी अनजान बन जाओगे तो क्या पाओगे? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपनी चर्या क्रिया में पूर्णतः ध्यान रखो, उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई मत बरतिए, दृढ़ रहिए। ये मत देखिए कि दुनिया कहां जा रही है। दुनिया तो दुनिया है। गुरुजी हमेशा कहते थे दुनिया दुरंगी मशाने सराय, कहीं खैर खूबी और कहीं हाय हाय। उनकी तरफ मत भागो, अपने ध्येय को देखो, अपने मकसद को देखो, भाव विचार को सात्विक रखो। इन सब चीजों का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में रहते वो चीजें हम पर हावी हो जाती। सात्विकता को आत्मसात करना चाहते, सात्विक विचार रखो। आज का मीडिया आपके विचारों को विकृत कर रहा है। 24 घंटे में आप क्या देख रहे हो, कभी विचार किया? उस पर भी फिल्टर होना चाहिए। रील स्क्रॉल, मुझे तो लगता है क्या खाऊं क्या ना खाऊं इसका तो फिर भी व्यक्ति थोड़ा विचार कर लेता होगा, लेकिन क्या देखूं क्या ना देखूं इसका तो कोई विचार ही नहीं है क्या? तो ये भटकाव है ना, इस भटकाव से अपने आप को बचाइए। जीवन में ठहराव लाने का उद्यम कीजिए, जिससे हमारा जीवन बेहतर बने, हम जीवन को अच्छा बना सके। व्यवहार की शुद्धि जीवन की सिद्धि का बहुत बड़ा आधार है। व्यवहार से हमारा चरित्र पलता है, पनपता है। उसके प्रति हमारा दृढ़ ध्यान होना चाहिए। वो ध्यान हम अपनाएं और अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाएं। इसी स्वभाव के साथ मैं विराम लूँगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।